हाय एवरीवन। होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, साल ख़त्म होने वाला है। ओके। तो इंस्टाग्राम पे हम कुछ दिन से रील्स डाल रहे थे, तो तुम लोग में से कुछ लोग कहे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट करें। एंड कुछ लोग को 2 मिनट में ऑब्वियसली समझने में दिक्कत आ रही थी कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो ऑब्वियसली यू गाइज वुड नीड अ बिट लॉन्गर एक्सप्लेनेशन। तो यूट्यूब तो हम ऐसे भी बोले ही थे लास्ट वीक, आई गेस संडे को, कि हाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम प्लान किए हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बताएंगे। सो एक बार गो थ्रू करते हैं उस प्लान पे। तो ये वाला इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन या कवरेज स्कोप वीडियो है कि क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि बिजनेस प्रॉब्लम आएगा अगर कोई, तो तुम उसको कैसे देखोगे। मान लो अगर तुम किसी स्टार्टअप में काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो या तुम फ्रीलांसिंग में काम करते हो या फिर कोई भी क्लाइंट तुमको अप्रोच करता है, तो वो अपना प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास लेके आएगा, तो तुम उसको देखोगे ना कि भाई ये डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिक्स से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसमें ज़बरदस्ती या फिर ज़रूरत है कि नहीं बेसिकली इस बात की कि यहाँ पे कोई एमएल एल्गोरिदम या डीप लर्निंग एल्गोरिदम या एलएलएम्स ये सब यूज़ होगा कि नहीं होगा, अगर यूज़ होगा तो फिर क्या यूज़ करना चाहिए। तो इस पे बात होगी। उसके बाद आता है एलएलएम्स के बारे में बात करेंगे। तो दो चीज़ होती है, एक तो है कि एलएलएम को बनाना, जैसे हम लोग डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, आरएनएन्स बनाते हैं, तो उसी तरह एलएलएम्स भी बनाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ही हो गया एलएलएम। तो अब वो भी बनाते हैं, तो बनाने का काम हो गया कि भाई ट्रेनिंग करने वाला काम हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, वैलिडेशन हो गया, तो वो पार्ट नहीं करना है। करना क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है एलएलएम्स एज अ सर्विस, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। तो एलएलएम्स इतना यूज़ क्यों होने लगा? इसलिए नहीं कि ट्रांसफॉर्मर इतना फेमस हो गया या बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था या बहुत फंटास्टिक आउटपुट देने लगा एलएलएम्स, इसलिए फेमस नहीं हुआ। फेमस इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रोवाइडर्स हैं जैसे ओपन एआई, ग्रॉक, एंथ्रोपिक, उसको एज अ सर्विस वो हम लोग को देते हैं। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो लोग मैनेज किए हुए हैं और उसको एज अ चैटबॉट इंटरफेस हम लोग को देते हैं कि भाई जैसे यूज़ करना है करो, अपना तुमको मन का बात बोलना है वो बोलो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, कोड लिखवाना है कोड लिखवा लो, कुछ पूछना है मतलब जो गूगल सर्च में तुमको इतना सर्च रिजल्ट में देखना ज़रूरत पड़ेगा, उसके जगह पे तुम एलएलएम से ही पूछ लो। तो एज अ सर्विस वो मिला कि तुम एपीआई कॉल्स हिट कर सको, तभी फेमस हुआ। तभी आजकल कोई भी आदमी हो, उसका टेक से रिलेशन हो चाहे ना हो, वो उसको यूज़ कर पाता है रोज़मर्रा के लाइफ में। तो इस बारे में बात होगा। फिर इनपुट क्या जाएगा एलएलएम में, आउटपुट कैसा उसका आता है, क्या हम उस आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है एलएलएम्स का पैरामीटर्स। तो 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, जैसे कुछ मेरा रील्स था टॉप पी टॉप के सैम्पलिंग वगैरह पे, तो उसका बात करेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो एलएलएम्स का, जिस पर सारा खेल पूरे एआई एप्लीकेशंस का बसा हुआ है। इसी को मैनेज करने के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर आता है कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स होते हैं, कौन एज अ सर्विस एलएलएम्स को हमें यूज़ करने के लिए देते हैं। टोकन्स क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है किसी भी एलएलएम के रिस्पॉन्स का, कॉस्ट कैसे देखा जाता है, पर टोकन या फिर टोटल कॉस्ट। फिर ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स एलएलएम्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। एलएलएम्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेलुसिनेशन का, उसके बारे में जानेंगे। देन फिर कंसर्न्स आता है, कंसर्न इन द सेंस कि सबसे पहले कि क्या आप जो पर्पस सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं, क्या वो सेटिस्फाई हुआ एलएलएम्स को यूज़ करके। अनदर थिंग इज़ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका डेटा सिक्योर रहा, क्योंकि आप एपीआई कॉल कर रहे हैं तो आपका डेटा कहीं और जा रहा है। तो अगर डेटा आपका बहुत पर्सनल है, क्रिटिकल है, तो फिर आप उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते ना कहीं और। मतलब आप एलएलएम खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर पे रख के वहाँ डेटा सेंड करना, तो ये तो बात हो गई कि उसके डिस्क्रिप्शन पे हो गया ना। जैसे गूगल ड्राइव पे आपने फ़ोटो अपलोड किया, तो आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, कल को अगर गूगल ड्राइव बंद हो गया तो सारे फ़ोटोज़ जा भी सकते हैं। वैसे ही कुछ बात है। फिर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये काफ़ी फैंसी वर्ड बन गया था बीच में। तो बेसिक्स क्या होता है प्रॉम्प्टिंग करने का,
उसके बाद प्रॉम्प्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ जनरल टिप्स कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर फॉलोड प्रैक्टिसेस या फिर प्रेफर्ड प्रैक्टिसेस, आई वुड से। बेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस प्रॉम्प्ट पे क्या निकलेगा, कैसा रिस्पॉन्स निकलेगा, फॉलो होगा भी कि नहीं एलएलएम से, नो वन नोज, इसका गारंटी नहीं लिया जा सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं जैसे ज़ीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट, प्रॉम्प्ट चेनिंग, रिएक्ट। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये दिया जाता है, और मतलब कैसे आउटपुट को तुम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकते हो, रोल कैसे दे सकते हो, वो सब पे बात करेंगे। फिर आता है पहला इंपॉर्टेंट चीज़, और इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होगे तुम लोग भी, हम भी हैं। तो ये रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसमें सारे टूल वूल का बात नहीं करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपने रील्स वगैरह में, तो उनका बात नहीं करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्च का बात करेंगे, और मतलब डॉक्यूमेंट सर्च में ही सिमेंटिक सर्च हो जाएगा और एक कीवर्ड सर्च हो जाएगा, तो उसके बेस पर बात करेंगे। तो रैग में जैसे प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। अब प्लान ऐसे किए हैं कि अगर कोई काम करने के लिए प्रोजेक्ट है कि एचआर एंड कंपनी पॉलिसी पर एक रैग टूल बनाना, तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉडलिटी स्टार्टिंग में लेंगे, टेक्स्ट वाला। अब उस टेक्स्ट में टेबल वगैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इमेज ऑडियो वगैरह हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब इसको बनाने के लिए अगर कोई भी कोड या कुछ भी सेगमेंट लिखने के लिए, डेवलप करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट अगर पहले जानना ज़रूरी है, जैसे चंकिंग के बारे में जानना ज़रूरी होगा, तो उसके बारे में एक वीडियो उस पर बना देंगे, एक वीडियो या फिर 2-3 वीडियोस में स्प्लिट करके कॉन्सेप्ट को बता देंगे, कुछ एग्जांपल दिखा देंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ हो सकते हैं जिसका जानना तुमको ज़रूरी ना हो, मतलब डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट जानना कि हाँ ऐसा आर्किटेक्चर हो सकता है, इसको फलाना ऐसे फैंटास्टिक वर्ड कहते हैं, तो पहले ही डर जाओगे, अरे बाप रे इसमें तो ये लगाना पड़ेगा। तो वो काम नहीं करेंगे, तुमको पहले बता दें कि हाँ कहाँ पर क्या तुम एडजस्टमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या तुम एक ब्लॉक इस आर्किटेक्चर में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, कहाँ डालोगे, क्यों डालोगे, या फिर क्यों नहीं डालोगे। वो बताने के बाद बताएंगे कि अब तुम किस आर्किटेक्चर को बना दिए अनजाने में, फिर उसके बारे में वो कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। तो ऐसा सीन रहेगा। तो अब लाइब्रेरी बिल्ड करने के लिए क्या होता है, दो मेन होता है, लैंगचेन है, लामा इंडेक्स है। अब यहाँ पे हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेंगे, इन द सेंस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा बात। डॉक्यूमेंट इंजेक्शन पे आ जाओ तो तीन तरीका है, या तो अपना फेक डेटा बना ले, तो यहाँ पे हम फेक डेटा ही सोचे हैं बनाने का, क्योंकि बहुत अगर ऐसे इंटरनेट पे खोजोगे तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली। दूसरी बात, अगर मिलेगा तो कॉपीराइट वगैरह होता है, तो क्यों ही ऐसा रिस्क लेना, इट्स बेटर कि खुद का अपना जनरेट कर ले। वेब क्रॉलिंग पे करेंगे तो भाई वो सारी चीज़ें कंप्लायंस देखना पड़ेगा, या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा रहे। तो देखो, अगर ये प्रोजेक्ट का टॉपिक, क्योंकि ये तो हर कंपनी मतलब रेलिवेंट रहेगा, ये मतलब एसेंशियल हो गया है, इसमें चॉइस की तो बात ही नहीं रही है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है कि कंपनी के अंदर तुम्हारा अपना कुछ सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ उस कंपनी में ही यूज़ होता हो, ऐसी चीज़ का अगर कुछ मैनुअल्स हो गया, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या फिर तुम्हारी कंपनी के अंदर जो कॉन्फ्लुएंस पेज वगैरह हो गए हैं, जीरा टिकट्स हो गए हैं, उनको मान लो एज ए डॉक्यूमेंट तुमको पढ़ना है, तो वो कंपनी के बाहर तो नहीं मिलेगा ना, तुम्हारा कोई भी एलएलएम उस पर ट्रेंड होगा। तो उसको अगर जमा करके तुमको अगर एक रैग पाइपलाइन बनाना है, तो वहाँ वहाँ पे यूज़ होगा। देखो, अगर इसके अलावा कोई अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया हो जिस जो ओपन सोर्स तरीके से यूज़ हो जाए, जिसमें कोई अलग से ताम झाम ज़्यादा ना हो, कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो, तो फिर सजेस्ट कर सकते हो, मतलब अगले 24 घंटे को सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन डेटा सेट के साथ करना, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिए। ठीक है, तो फिर उस पर हम विचार करेंगे और उस पर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अब ठीक है, ये हो गया कि इंजेस्ट कैसे करोगे डॉक्यूमेंट्स को। अब वो डॉक्स का तुम प्रोसेसिंग कैसे करोगे, कि अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्स है तो कैसे करेंगे, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ नंबर यूज़ करेंगे, ओसीआर का केस रहा तो कैसे करेंगे, या फिर अपना कोई कस्टम पार्सर बनाना है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कोई एक एक चीज़ को लेके बढ़ें, बट बाद में वैरायटी ऑफ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब चंकिंग हो गया तो उसमें साइज़ मैटर करता है, ओवरलैपिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रिजर्व करने का होता है तुमको चंकिंग जब करते हो, वो देखेंगे। अब चंकिंग में बहुत सारा टेक्निक होता है, मतलब हम तो 10-15 टेक्निक सुने हैं। तो प्री चंकिंग एक होता है, उसमें सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ के बेस पे हो गया, या फिक्स साइज हो गया,
स्लाइडिंग विंडो हो गया, एक सिमेंटिक होता है, हायरार्चिकल होता है, एंटिटी बेस्ड हो गया, कोई एजेंटिक बोलता है, कोई एलएलएम से बोलता है, कोई बोलता है टॉपिक से कर दो, की पेज से कर दो, कीवर्ड से कर दो। एक और फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है पोस्ट चंकिंग, वो भी एक्सप्लोर करेंगे कि भाई क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह पे इस पर बात नहीं होती है। फिर मेटा डेटा साथ में कैसे तुम लेते हो। अब इसमें आ जाओ, तुम एम्बेडिंग वगैरह का बात करना है, तो एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से फिर यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैक पाइपलाइन बिल्ड करने की बात हो रही है, यहाँ मॉडल का क्या स्ट्रक्चर उससे हमको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। एम्बेडिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं स्पेस में, एक रील उस पर भी है, तो देख सकते हो फिलहाल के लिए। आगे फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देंगे अच्छे से। चंकिंग टेक्निक्स और एम्बेडिंग वेक्टर्स का क्या कोरिलेशन हो सकता है, सिमिलैरिटी और स्कोरिंग कैसे तुम कंप्यूट करोगे। फिर वेक्टर स्टोर में आ जाओ, तो एम्बेडिंग्स और वेक्टर स्टोर का आपस में कुछ क्या रिलेशन बनेगा। फिर वेक्टर इंडेक्स अलग चीज़ होता है, स्टोर अलग चीज़ होता है, वेक्टर डेटाबेस अलग चीज़ होता है, एसक्यूएल नो एसक्यूएल ये सब अलग चीज़ होता है। जैसे तुम सुने हो कि रेडिस में भी सिमिलैरिटी सर्च सपोर्ट करता है, या तुम सुने होगा कि मोंगो डीबी में सपोर्ट करता है, या फिर पोस्टग्रे में तुम सुने होगे पीजी वेक्टर से सपोर्ट करता है। तुम अलग से पाइन कौन सुने होगे, क्वाड्रेंट सुने होगे, कभी तुम फाइस सुने होगे, क्रोमा सुने होगे, बहुत सारा नाम सुने होगे। और जहाँ तक जितना मोस्टली वीडियो या ब्लॉग रहता है, कोई भी एक पकड़ के बना देगा। मोस्टली रहे कि पाइनकॉन पे बना रहा है या क्वाड्रेंट पे बन रहा है, फाइस ले लिया, क्रोमा ले लिया, क्यों चूज़ किया इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इन सब में से ये क्या है, इंडेक्सिंग अलग चीज़ हो जाता है, स्टोर अलग चीज़ हो जाता है, और डीबी अलग चीज़ होगी। और फिर दूसरे सिस्टम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे एसक्यूएल नो एसक्यूएल, वो सब भी अपने सिस्टम को एक्सटेंड किए कि भाई समय के साथ ना चलना है, तो थोड़ा सा वेक्टर स्टोर भी सपोर्ट कर दो। ऑल्दो उतने तगड़े नहीं है कि एक वेक्टर डीबी को compete कर सकें, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर दे दिए। तो इस पे कोई बात ही नहीं करता है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और क्या ऐसे परफॉर्मेंस पे इशू आएगा नहीं आएगा, क्या अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं करता। अब फिर उसमें होता है अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर्स कैलकुलेट करना, IVF, HNSW, फ्लैट इंडेक्स, ये सब इंडेक्सिंग टेक्निक्स होता है। कौन सा कब यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, तो हम स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे, हमको भी नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को करने में कौन सा सही बैठेगा इन सारे चॉइसेस में। करेंगे क्या, स्टार्टिंग में एक 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 चॉइस लेकर, ठीक है, मतलब कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, तो कुछ चुन लेंगे, वहाँ से लेंगे, लॉजिकली ही चुनेंगे, वहाँ से लेके उसको एंड तक बनाएंगे। फिर जहाँ जहाँ पे दिखे कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, यहाँ यहाँ पे अगर कोई दूसरी चीज़ यूज़ होती, कोई लॉजिकल रीज़न वाइज, तो वहाँ पे उसको प्लग करेंगे, एंड देन फिर दोनों सॉल्यूशंस या फिर ऐसे ऐसे जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे उनको आपस में नाप तोल करेंगे, यानी कि बेंचमार्क बनाएंगे, आगे बताते हैं। ठीक है, अब वेक्टर स्टोर में मेटा डेटा फिल्टरिंग क्या होता है, कॉस्ट, स्टोरेज, लेटेंसी कंसिडरेशन क्या होगा, सिमिलैरिटी सर्च जब करोगे तो उसमें तुम कैसे निकालोगे, मतलब तुमको जो भी रिलेवेंट वेक्टर्स चाहिए या जो भी चंक्स चाहिए, तुम टॉप के करोगे या थ्रेशोल्ड बेस्ड करोगे, नॉइज़ फिल्टरिंग कैसे करोगे, इंडेक्सिंग टेक्निक का उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या क्या कारण से तो ये फेल हो सकते हैं, यानी कि झूठ मूठ के अगर तुम 10 डॉक्यूमेंट या 10 चंक रिट्रीव करना चाह रहे हो, उसमें से 7 फालतू ही चीज़ रिट्रीव हो रहा है, उस सब चीज़ों अगर आने लगी तो फिर कैसे तुम उसको हैंडल करते हो। देखो, अगर प्रोजेक्ट बनाते समय ऐसा सिचुएशन नहीं आया, तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके इस पे एक अलग एपिसोड बना देंगे, ताकि इसके बारे में भी मिलते रहे, तो साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेगा, प्रोजेक्ट भी साथ में चलेगा। इवैल्यूएशन अगर करना है तो रिकॉल प्रिसीजन क्या होता है, री रैंकिंग करके एक चीज़ होता है, तो री रैंक फ्यूजन करके एक टर्म होता है। सुनने में से बहुत स्टार्टिंग में हार्ड या फैंसी लगेगा कि क्या है भाई, उसमें कुछ कुछ मैथ आ जाएगा, तो इंटिमिडेट हो जाता है बच्चा, बट बहुत इजी तरीक़ा से बताएंगे, बहुत इंट्यूटिव तरीक़ा से, ताकि हाइप जैसा नहीं लगे, ऐसा लगे कि हाँ, खुद सोच सकते हैं हम, ये चीज़ खुद मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, या 4-5 सोर्सेस को देख के ऐसा लगना चाहिए दिमाग में। फिर अब इम्प्रूवमेंट आर्किटेक्चर में क्या करोगे, अब क्या कहें, इंटरनेट पे 20-25 तरीका का रहेगा, स्पेक्यूलेटिव, अडेप्टिव, सेल्फ रेफ, रीफीड, रैप्टर, रेट्रो। हम खुद पढ़े थे तो लगा था कि क्या क्या है भाई। और मज़ेदार बात है कि फ़ोटो जो भी डायग्राम तुम आर्किटेक्चर देखोगे,
उससे। और जब नीचे जो टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, बहुत जगह मेल नहीं खाता है। जो नीचे लिखा हुआ है वो ऐसा लगे कि इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। भाई अगर तुम कोई ये दे रहे हो, आर्किटेक्चर दे रहे हो, तो इसमें 1 2 3 4 करके लगाओ हर ब्लॉक में, और हर ब्लॉक का रोल समझाओ कि इसको क्यों ऐड किए हो, क्यों नॉर्मल रैक से तुम्हारा काम नहीं हो रहा था। ऐसे ग्राफ रैक है तो ग्राफ रैक का कोई हाँ मीनिंग समझ में आता है, इन सब का मीनिंग तो ऐसा समझ में ही नहीं आएगा, तो क्यों लगा रहे हैं। और कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसको लगाने से अच्छा ही हो जाए, इसका हो सकता है तुम्हारा कुछ, अगर कुछ अच्छा हो तो कुछ ख़राब भी हो जाए। तो तुमको दो सॉल्यूशन के बीच में फिर ट्रेड ऑफ करना हो कि हाँ भाई सवाल के जवाब का क्वालिटी तो अच्छा हो गया लेकिन समय ज़्यादा लगने लगा। जहाँ हमको 30 सेकंड वेट करना पड़ा था पहले, अब हमको 1.5 मिनट वेट करना पड़ा है। तो भाई इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अगर 5% ही एक्यूरेसी बढ़ा है तो ठीक है भाई, जो जल्दी हो रहा है जिसमें उसी के साथ हम जाएंगे। तो ये सब तुमको ट्रेड ऑफ का डिसीजन बनाना पड़ता है जब भी प्रोजेक्ट में होगा। हमेशा नहीं कि तुमको एकदम बेस्ट सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। ब्लैक एंड वाइट कभी नहीं होता है कि एकदम सब कुछ हर फैक्टर पे एकदम बेस्ट निकलते जाए। ये तरीका अलग अलग होता है लोग का सोचने का तरीका, जो कि डिज़ाइन या आर्किटेक्चर बन जाता है, बट हर चीज़ हर समय पे फिट नहीं बैठेगा। और एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि 3 4 चीज़ों के बीच तुमको चॉइस लेना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट। या फिर कस्टमर से तुम पूछो है कि हाँ भाई मेरे पास 4 तरीका है, सबका प्रोज ये है, कौन ये है, आपको क्या चीज़ स्वीकार है आप बताइए। तो तुम ये खुले बताओगे, मतलब एकदम स्पष्ट स्पष्ट बताओगे, तो फिर उनको भी समझ में आएगा कि हाँ मेरे पास ये 4 ऑप्शंस लेके आ रहा है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें से क्या चूज़ करना बेस्ट होगा। तुम डिस्कस करोगे, टेक्निकली समझाओगे ऐसा क्यों होगा, तो फिर फाइनली चूज़ होगा वो चीज़। फिर अब इवैल्यूएशन देखो, दो चीज़ होता है। एक बच्चा पूछ दिया था रैक के जगह पे एलएलएम का इवैल्यूएशन, तो एलएलएम टोकन जो जनरेट कर रहा है लैंग्वेज का, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ब्लू रोग स्कोर ये सब होता है। ठीक है, ये अलग चीज़ होता है, इस पर भी बताएंगे। अब रैक पाइपलाइन के इवैल्यूएशन में तुम्हारा फैक्चुअल करेक्टनेस क्या हो गया, रेलिवेंस है कि नहीं। अब सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहा है, जैसे बहुत बार आदमी से बात करते हो तो ऐसा तुम देखते होगे, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारा प्रिसीजन कितना है, रिकॉल कितना है, और भी अगर कुछ मैट्रिक्स रहा तो वो कवर करेंगे। ये कोई एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि इतना ही चीज़ होता है, इससे के अलावा भी हो सकता है। कारण ये है कि देखो ये बहुत वास्टली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डेवलपिंग होने वाला फील्ड है एआई का। मतलब पिछले तुम 6 8 महीना में देख लो ना क्या से क्या चेंज आ गया। तो मतलब हर दिन बहुत सारा ओपन सोर्स रिपोजिटरी बन रहा है, हर दिन खूब सारा रिसर्च पेपर आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक तो छूट गई, क्योंकि इतना चीज़ है कि सब चीज़ इंक्लूड करने एक बार में उतना सोच पाना मेरे लिए भी नहीं पॉसिबल है। दूसरी बात हो सकता है जैसे जैसे हम एपिसोड्स डालते जाएं, वीडियोस डालते जाएं, और भी अच्छे तरीके आ जाएं, या फिर ये तरीक़ों में कुछ कमियां निकल जाएं, तो देखो हमको जब लगेगा, या फिर तुम लोग में से कोई अगर हमको बताएगा, तो हमको जब भी ऐसा लगे कि कुछ छूट गया, तो हम एक वीडियो उस पर बना देंगे, वापस उस टॉपिक पे जाते हुए रिकॉल करवाते कि हाँ उस वीडियो में ऐसा ऐसा किए थे, अब उसका कुछ ऐसा नया चीज़ निकला है, तो उस एंगल से भी एक बार उसको दिखा देते हैं। या ऐसा चीज़ हम कुछ कर बताना भूल गए थे, तो उस एंगल से भी बता देते हैं कि हम भी पढ़ते रहते हैं, हमको भी हो सकता है कुछ नया पता चल जाए, जो 1 साल पहले से आया हो अभी हमको नहीं पता हो, 1 महीना बाद हमको पता चल जाए। तो उसका चिंता मत करना, जितना मेरे को पता चलेगा, तुम लोगों को भी अगर कुछ ऐसा कंसर्न लगे कि हाँ भाई इस पे वीडियो होना चाहिए, तो या फिर क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, सोर्स कहीं से भी इंटरनेट से पढ़ वढ़ के, तो बताना, एकदम फ्री होके बताना। फिर आता है बेंच मार्किंग। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि भाई तुम रैक का पाइपलाइन तो बना दिए, तुम एवेलुएट ठीक है कर दिए कुछ कुछ पैरामीटर्स या मैट्रिक्स लेके। अब बेंचमार्क बेसिकली वही तुम्हारा पूरा लेखा जोखा होता है कि जो तुम काम के लिए बनाए पूरा प्रोजेक्ट, या इतना समय इतना पैसा इतना जो लगा, उसका कितना तुम सक्सेस रेट तुम कैसे डिफाइन करोगे। मतलब ये बेंचमार्क ही होगा जो तुम अपने क्लाइंट को, या फिर जो भी तुमको प्रोजेक्ट ला के दिया है, अपना जो भी तुम्हारा सीनियर है, जहाँ भी कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो ये तुम उसको दिखाओ कि हाँ हम जो भी जो किए उसको हम इतने इतने तरीक़ों से किए, इतना इतना चीज़ हम ट्राई किए, और ऐसा टास्क था मेरा कि क्या क्या टास्क था, फेल सक्सेस किस किस क्राइटेरिया पे हम डिफ़ाइन किए। एक डेटा सेट तैयार करोगे ऑब्वियसली, एक
ट्रू सोर्स तो होना चाहिए ना, ग्राउंड सोर्स होना चाहिए, उसके अगेंस्ट पे ना चेक करोगे कि मेरा रिट्रीवल कितना अच्छा हो रहा है, मेरा जनरेशन कितना अच्छा हो रहा है रिट्रीवल के बाद, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कॉस्ट क्या है, अगर इसको हम डिप्लॉय करते हैं तो जो भी रिग्रेशन टेस्टिंग होगा वो सब कैसा चलेगा, यूज़र सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसका फीडबैक कैसा आ रहा है। तो हर एंगल से पूरा लेखा जोखा कि हाँ ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेस है नहीं है, इसी बेंचमार्क पर तुम कन्वे करोगे किसी को भी। इस पे भी बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि डेटा सेट क्रिएशन उतना आसान काम नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखो जब तुम कभी भी, अब हाँ मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो रैक का ही, तो जब तक तुम इवैल्यूएशन और बेंचमार्क तक बात नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे तुमको ब्लॉग के रूप में या फिर तुमको वीडियो पे ये सब चीज़ आराम से मिल जाएगा। मतलब कोई भी आदमी आएगा आराम से तुम्हारा डॉक्यूमेंट इंजेक्शन क्या होता है कि अपलोड करो, हो गया अपलोड, क्वेश्चन पूछो, आंसर जवाब दे दिया। अब इसका कोई बिजनेस इम्पैक्ट नहीं ना है भाई। तुम चैट जीपीटी पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो, या फिर ऐसे दे दोगे तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे तुमको ज़रूरत है, जैसे कंपनीज के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को तुमको अगर प्रॉपरली कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या जो भी रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो कंसर्न है उस डॉक्यूमेंट या उस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए सही आंसर उनको चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि उन्हें 50 डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़े कि अच्छा ये चीज़ इशू यहाँ है तो उसके लिए हमको उस डॉक्यूमेंट में देखना पड़ा है, फिर उधर देखना पड़ा है, उस टीम से मांगना पड़ा है। नहीं, सब एक जगह पे रखा हुआ है, हम बस एआई मॉडल से पूछें, वो मेरे को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला के बता दिया। उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो लोगों का जो समय बर्बाद हो रहा है, जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसको रिड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये ना फ़ायदा होगा तुम्हारे क्लाइंट को या कंपनी को। तो तुमको इस सेंस में सोचना है कि तुम कोई काम करोगे उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, उसका फ़ायदा कैसे होगा सामने वाले को। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में सेंस है। तो अब उसमें भी चंकिंग कोई एक या दो में से कोई भी तरीका उठा लेगा, एम्बेडिंग ले लिया। वेक्टर स्टोर तो हम देखेंगे कोई भी रैंडम उठा लेते, कोई नहीं बताता है कि हम क्यों ये उठा रहे हैं। इनफैक्ट डिफरेंस ही नहीं बताते कि इंडेक्स है कि स्टोर है कि क्या है। फिर मेटा डाटा फिल्टरिंग भी हम नहीं देखे हैं कहीं पे। सिमिलैरिटी सर्च नॉर्मल हो गया, री रैंकिंग भी जनरली नहीं रहता है। रैक डिज़ाइन के इम्प्रूवमेंट्स अगर करना है तो क्यों करना है। जनरली आर्किटेक्चर ऐसा ऐसा होता है। अब कुछ ज़रूरी नहीं कि भाई तुम ग्राफ रैक लगा दोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको फ़ायदा देगा। ग्राफ रैक बनाने में, उस प्रोसेस को गो थ्रू करने में तुम जितना समय, जितना माथापच्ची ये सब लगाओगे, हो सकता है वो वर्थ इट ना हो। दिखता है कि हाँ भाई एंटिटीज़ का रिलेशन ला के देगा, मल्टी ऑफ रीजनिंग में हेल्प करेगा, एकदम फैंसी फैंसी प्रॉमिस करता है। लेकिन उतना तुम साइ जैसे हम एक रील बनाए थे उस पर साइफर टेक्स्ट का तुम टेम्पलेट बनाने जाओगे, तुम एंटिटीज़ खुद डिफाइन हो, तुम ग्राफ खुद बनाओगे। अब डेटा तुम्हारा बार बार चेंज हो रहा है तो तुमको ग्राफ को बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा, तुम उसका पाइपलाइन बनाओगे। इज इट वर्थ उतना एफर्ट डालने का? इज इट वर्थ? मतलब रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस आएगा? क्योंकि तुम बना रहे हो, तुम समय दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, तो वो भी तो कॉस्ट ही में ना जा रहा है एक टाइप से। तो तुम जितना बचाए नहीं उससे ज़्यादा तुम खर्च कर दिए बनाने में, तो फ़ायदा क्या हुआ? बट हाँ, हम कंपेयर करके दिखाएंगे ज़रूर कि इन सब चीज़ों को किसी एक सिचुएशन में डालने से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस और इंट्यूटिव वे में, ताकि स्पेक्यूलेटिव रैक सुन के हमको पता नहीं क्या होता है स्पेक्यूलेटिव रैक। लेकिन हाँ, हम कुछ डिज़ाइन की खुद से सोचे कि हाँ इसमें ये एक ब्लॉक जोड़ सकते हैं, फिर उसको अगर समझ पाते हैं ठीक है भाई, याद रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, देखा जाएगा। रट के थोड़ा ना बैठना है कि हाँ भाई 25 तरह के 20 तरह के रैग होता है, एकदम इंटरव्यू में ताड़ाताड़ी एकदम 20 ठो बोलना ही है हमको, नहीं बोलेंगे कीवर्ड तो एकदम मार्क्स कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुमको समझ में आना चाहिए कि क्यों हम कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, बेंचमार्किंग वाला चीज़ हो गया, ये सब करना ज़रूरी है, तभी दिखेगा तुम मैच्योर वे में कोई प्रोजेक्ट पे काम करने लायक हो। नहीं तो फिर भेड़ चाल चल रहे हो और कुछ नहीं। फिर आता है मल्टी मॉडल रैक कि हाँ अब यहाँ पे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो देखेंगे अब जो भी हो, क्योंकि इन सब के लिए फिर मॉडल अच्छा लगेगा जो कि, और दूसरा बात हम ओपन सोर्स मॉडल चूज़ करेंगे। कारण ये कि हम ये भी देखें कि बहुत लोग ओपन एआई का क्रेडिट्स ले लेता है, वीडियो बना देता है। अब तुम लोगों से मोस्ट ऑफ द लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहोगे, हम भी नहीं खर्च करना चाहेंगे। तो हम अगर ओपन एआई का की लेके बना रहे हैं
और तुम अगर कोई ओपन सोर्स मॉडल का की लेके या ऐसा कुछ बना रहे हो जो कि जिसमें कॉस्ट नहीं लगता, बस रेट लिमिट होता है, तो मेरा परफॉर्मेंस और तुम्हारा परफॉर्मेंस में अंतर आ सकता है। फिर तुम परेशान होगे कि क्यों ऐसा आ रहा है, तो तुमको वहाँ पे चीज़ जगलिंग होने लगेगा, और उसमें हम भी नहीं ज़्यादा सपोर्ट कर सकते, फिर हमको उस एंगल से देखना पड़ेगा। तो टू एंश्योर वी आर ऑन सेम पेज, हम भी उसी तरीक़ा से करेंगे जिस तरीक़ा से तुम लोग फॉलो कर पाओ, हम भी वही चैलेंज फेस करेंगे। अगर ओपन सोर्स में इतना रिस्ट्रिक्शन है या जो भी है, उतना तुमको टोकन पर डे का नहीं मिलेगा कोटा, तो जितना मिलेगा उसके हिसाब से हम भी करेंगे, फिर साथ में तुम लोग भी फॉलो करना इस चीज़ को, तब वो ज़्यादा मतलब सिनर्जी में चलेगी चीज़ें। हम यूज़ कर रहे हैं एकदम क्लॉड एंड हम यूज़ कर रहे हैं, और तुम यूज़ कर रहे हो भाई लामा, तो कहीं से भी कंपैरिजन नहीं ना, तो उसका बेकार है। इसलिए जितना फ्री का हो पाए, ऑब्वियसली ओपन सोर्स हो पाए, वही चीज़ करेंगे। अब इसलिए मल्टी मॉडल में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन मेरे को मिल गया तो ऑब्वियसली आराम से बना देंगे, नहीं मिला तो फिर देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा सोचने पे। तो ये मेरा है। ठीक है, अब उसमें आएगा फिर डॉक्यूमेंट स्टोर भी आ जाएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट एक्चुअल भी तो कहीं रखोगे ना, इमेज का खाली चंक नहीं ना रिट्रीव करोगे, इमेज का कैप्शन नहीं ना रिट्रीव करोगे, एक्चुअल इमेज भी तो रिट्रीव करोगे। वो सब चीज़ें भी आती हैं। ये हो जाएगा मल्टी मॉडल, उसमें फिर वही सब चीज़ आएगा, ये सारा चीज़ जो कि टेक्स्ट वाले में आया था उसमें भी इवैल्यूएशन, फिर बेंचमार्क, बहुत सारी चीज़ हो सकता है तुम एग्जैक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, तुमको आदमी बैठाना पड़ेगा कि लेबल्स मार्क करने के लिए कि हाँ भाई ये जवाब एकदम सही है कि नहीं, या सही लग रहा है कि नहीं, या कितना तुम उसको एक सब्जेक्टिव मार्किंग देना चाहोगे। हर चीज़ को तुम प्रोग्रामेटिकली नहीं कर सकते हो इवैल्यूएट, रीज़न बीइंग कि जो एमएल मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स होते थे वो सब ये क्लोज एंडेड होते थे, कि उनका एक फिक्स्ड आउटपुट है। मतलब तुम टेक्स्ट जनरेशन से पहले के मॉडल्स ले लो, सी एन एन्स वगैरह जैसे तुम ले लो, कि पर्टिकुलर क्लासेस देंगे या पर्टिकुलर वैल्यूज़ देंगे, तो क्लोज एंडेड होगा, कुछ भी नहीं स्पिट कर सकते हैं। बट जनरेटिव मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी स्पिट कर सकते हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पार्शियली सही भी हो सकता है। तो इट्स वेरी हार्ड कि तुम उसको इवेलुएट कर पाओ, क्योंकि वर्डिंग्स को टोन भी हो सकता है उसका इवेलुएशन, फैक्चुअल करेक्टनेस भी हो सकता है, क्या क्या चीज़ें कहीं गई हैं उसमें वो भी हो सकता है। तो बहुत सारा पैरामीटर है, एक पैरामीटर नहीं है, और हर चीज़ को प्रोग्रामेटिकली करना पॉसिबल नहीं होता है। बट जितना होगा हम तुमको बताएंगे ज़रूर। एक देन फिर ये रैग वाला चीज़ हो जाएगा, फिर आएंगे जो एजेंटिक एआई वाला चीज़ है कि एलएलएम्स अकेले क्या करता है, वर्क फ्लो क्या होता है, एजेंट क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे, एजेंट हो गया, उसका गोल दिए, टास्क दिए क्रियो एआई की मदद से। फिर आएंगे लैंगचन पे, क्योंकि अगर खुद से एज अ डेवलपर तुमको आना चाहते हो कि तुमको एक एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए, तो लैंगचन लैंग्राफ पे कमांड होना चाहिए। और अभी इस पे जो वी वर्जन 1 निकला है तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो इट्स इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। तो लैंगचन एज अ प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या इंटीग्रेशन उसमें अवेलेबल हैं एज एन इकोसिस्टम। फिर लैंग्राफ का तुम एजेंट कैसे बनाते हो, तो एजेंट क्या होता है, टूल क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो है मेरा इस पर, तो तुम देख सकते हो, वीडियो भी होगा, रील भी होगा, तो देख सकते हो फॉर द टाइम बिंग। अब सबसे बड़ा तामझाम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, इतना फेमस हो चुका है। लैंगचन का एक ब्लॉग आया था आई गेस जून जुलाई में, 4 तरीके उसने बताए थे। उसके बाद से सब लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसके पहले था हाइप में, फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हो गया, अब अभी तक वही चल रहा है। तो वही है भेड़ चाल वाला बात, जो चीज़ निकल गया सो सब लोग उसके आगे पीछे हुआ मच जाता है, समझ नहीं रहा है कि क्या बात है। पहले भी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग था, पहले लोग सोचता नहीं था उतना, या फिर टूल के बारे में, एजेंट के बारे में उतना सोचता नहीं था, या उतना वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं थे, पिछले साल तक तो था ही नहीं उतना। तो किसी एक ने बता दी तो अब सब लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका बात होगा। फिर एजेंट हो गया, तो एजेंट का स्टेट होता है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सब बहुत फैसिनेटिंग टर्म है, बहुत क्वेश्चन भी बन सकता है ये सब पे। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो ब्लोट कर सकता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, ऑल दो तुम्हारा लिमिट मान लो 2 लाख टोकन का है,
बट तुम 50,000 टोकन भर दिए तो तुम देखना शुरू करोगे कि अब आंसर लेट आ रहा है, या फिर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा जितना 20,000 टोकन में रख के आ रहा था। तो भले मतलब बात हो गई तुम्हारा रैम 2 GB का है, मान लो 1 GB भर दिए, तो ऐसा नहीं कि अभी 1 GB बचा हुआ है, पता चले 1 GB में ही बहुत स्लो हो गया कंप्यूटर। एक्चुअल परफॉर्मेंस जिस पे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन रहेगा वो क्या हो सकता है कि 0.25 GB तक ही हो। ये वाला बात हो गया। फिर स्ट्रीमिंग कैसे करवाते हैं आंसर का, गार्ड रेल्स कैसे लगाएंगे। अब ह्यूमन इंटरप्शन, पूरे LLM का भरोसा तो छोड़ नहीं सकते हैं, ह्यूमन इंटरप्शन बहुत जगह चाहिए होगा, तो कैसे लगाएंगे। फिर अब ये तो गया लैंगचन का एक एजेंट का बात। अब लैंग्राफ में होता है कि तुम वर्क फ्लो बना सकते हो पूरा का पूरा, या फिर एक नेटवर्क ऑफ एजेंट बना सकते हो, वो कैसे करेंगे। डीप एजेंट्स क्या होता है, जैसे डीप सर्च सुनते होगे तुम, बहुत सुनते होगे, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेकिन क्या होता है डीप सर्च, डीप एजेंट, इस पे भी बात करेंगे। फिर अब एजेंट का नेटवर्क बना रहे हो तो उसमें तुम क्या क्या एवेलुएट कर सकते हो कि एक एजेंट, हर एक एजेंट अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है कि नहीं, एज अ होल पूरा का पूरा नेटवर्क कर रहा है कि नहीं। जो यूज़र यूज़र को तो भाई पूरा एजेंट का नेटवर्क तो उतना तुम नहीं दिखाओगे। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, N8N जैसा तो तुम कोई डैशबोर्ड बना नहीं रहे हो कि हाँ ये टेलीग्राम का एजेंट है, ये व्हाट्सअप का एजेंट है, ये लिंक्डइन का एजेंट है, या फिर ये गूगल पे का एजेंट है। ऐसा तो तुम कर नहीं रहे हो। कर सकते हो। तो फिर जो भी हो, तुमको एज ए यूज़र तुमको फुल सेटिस्फैक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उस सेंस में तुमको देखना होगा एवेल्यूएशन को। फिर ट्रेसिंग कैसे करते हैं लैंग स्मिथ पे। देन फिर आएगा ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। खूब, ये भी बड़ा हाइप चलता है, एक बार बात हो गया, 1 साल हो गया इसको, लेकिन हाइप में आया था ये मई जून से। खूब बात करता है लोग, MCP बिल्डर, MCP यूज़र। MCP को ज़रूरी है बनाना, हो सकता है नहीं ज़रूरी हो, कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, इस पे भी सवाल है। फिर उसके बाद और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पायडेंटिक AI है, पांडाज AI है, एग्नो है, गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट है। तो क्या किसी एक प्रोजेक्ट टॉपिक को लेके, सेम प्रोजेक्ट टॉपिक को इन सब तरीक़ों से बना सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए रखे हैं कि एक प्रोजेक्ट टॉपिक मान लो उठाओ, जैसे रैग में उठाए, कोई एक तरीके से स्टार्टिंग में बना दिए, मान लो बहुत नाइव वे, ठीक है, परफॉर्मेंस ख़राब आएगा जो भी आएगा, एकदम उसको एवेल्यूएशन बेंचमार्क तक ले गया। अब हमको लगता है कि नहीं भाई, और कोई तरीका से बढ़िया हो सकता है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर हमको कहीं पे दिख रहा है कि बॉटलनेक तो है यहाँ पे ठीक करना है, तो फिर वो तरीका को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है एक दूसरा सेट मेरे पास बन जाए, फिर तीसरा बना, ऐसे से हो सकता है 10 अलग अलग अप्रोचेस से हम इस प्रोजेक्ट को बनाएं। तो हो सकता है फिर उसमें हम इवेलुएट कर पाएँ। तो बेंचमार्क का सेंस तभी ना है कि तुम अलग अलग तरीक़ों से किसी भी प्रोजेक्ट को इवेलुएट करो। तो यही मेरा प्लान है इसको ऐसे ही पढ़ाने का, आ, कि सारी चीज़ों का तुमको नॉलेज हो कि क्या होता है नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स पता हो इजी तरीके से, ताकि हाइप में मत जाओ कि कुछ ऐसा नया वर्डिंग मिल गया तो परेशान हो गए। नहीं, उसको इंट्यूटिवली, हो सकता है ज़रूरी भी नहीं हो वो तुम्हारे लिए जानना, बस ऐसे ही हाइप से कोई समझ सुन लिया, वर्ड रट लिया, लो फेंक दिया तुम पे। तो ये वाला बात हो गया। तो इतना कर लोगे तो बहुत होगा। और लाइक हम तो ये कहें कि 1 साल तक साथ में बने रहो। अब हफ्ता में आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि 3 वीडियोस तो आएँ। बाकी इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस या सिचुएशंस, बट 3 का टारगेट हम रख रहे हैं यूट्यूब पर। और लेंथ ऐसे ही रखेंगे, 20 मिनट 25 मिनट एट मैक्स, जितना मैं क्या कहता हूँ कंसंट्रेशन का एक स्पैन होता है 20 मिनट के आसपास का, उसके बाद ब्रेक लिया जाता है, तो उसके हिसाब से बनाएंगे तो आराम से चलेगा। और 1 साल तक बने रहो तो जो डर या इंटिमिडेशन है ना चीज़ों को लेकर, या क्लैरिटी नहीं है, तुमको लगता है कि रिसोर्सेज ही नहीं है ऐसा, तो ये सारा तुम्हारा दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। और मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट बात एक और, फ्री रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, ये कभी पेड वेड नहीं होने वाला है जब तक रहेगा। कोई कोर्स वोर्स का भी कोई बात नहीं है, कोई अभी उसका औचित्य ही नहीं है। पढ़ाने का मन है, क्योंकि जब हमको नहीं लगाता है इंस्टाग्राम पे हम डालेंगे तो
हमको ये बात पता चला है कि लोग को बहुत ज़्यादा इस पे अ, मतलब क्या कहते हैं, फॉगी व्यू है एक्चुअली। तो इसलिए हम डिसाइड किए कि नहीं, इस चीज़ को लाना चाहिए, क्योंकि डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली कहीं भी नहीं, हर जगह छोट अब एमसीपी ही कोई पढ़ा रहा है, तुमको कॉन्सेप्ट बता दे, हो सकता है तुमको समझ में भी आ जाए, बट एमसीपी का एग्जांपल लगा के तुमको पता चल बता देगा। प्रोजेक्ट भी हो सकता है बना दे, लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब तुम ऐसे सोचो ना, तुम रेज्यूमे में लिखना चाहते हो, या तुम कंपनी में बनाना चाहते हो, या तुम किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हो, बिजनेस को कैसे सपोर्ट करोगे, क्या वैल्यू तुम लाओगे उन लोग के लिए। अब ऐसे टॉय प्रोजेक्ट तो भाई रेज्यूमे पे तो हम बोल देंगे भाई तुम कहीं से चेप लियो, छाप लियो। हाँ, तो हम कैसे विश्वास करेंगे भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम खुद किए हो तुम। एच आर टूल ठीक है, एच आर रैग टूल ठीक है, आ, तुम अगर उठा के नॉर्मली ऐसे बना दोगे, एक नोटपैड बना दी उसी में कर दी, तो ऑब्वियसली दैट्स गोना बी रिजेक्टेड। बट हाँ, अगर तुम उसको एकदम बढ़िया से वैल्यूएशन, मेट्रिक्स, प्रोडक्शन में कैसे ले जाएं, ये सब चीज़ों पे बात कर सकते हो, खुद से बनाए होगे, तभी दूसरा तुम इंटरव्यू में क्वेश्चन फेस कर पाओ कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाए, मान लो कि तुम अलग अलग चंकिंग टेक्निक्स यूज़ करो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो क्या करोगे। तो वो तभी आएगा जब तुम ऑलरेडी स्वाद चख चुके हो, तभी आंसर दे पाओगे या सोच पाओगे उस डायरेक्शन में। नहीं तो खाली क्या कहते हैं, तुम कितना ही इंटरव्यू क्वेश्चन निकाल के आंसर रट के चल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेटर है मेक इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ एंड फील इट। खुद से सोचो क्या किए क्या नहीं किए। तो 1 साल आई गेस लगना चाहिए सब कुछ एकदम बढ़िया से, सब कुछ पढ़ाने में। अगेन एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत चीज़ आ सकता है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात हो सकता है, और पैरेलली भी चल सकता है कुछ चीज़ें सिक्वेंशली भी चल सकता है कि एक प्लेलिस्ट ख़त्म हो तभी दूसरी चीज़ आए, या फिर दो प्लेलिस्ट साथ में चल रही है, या फिर एक प्रोजेक्ट साथ में चल रहा है, दो प्लेलिस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में चल रहा है, डिपेंडिंग कि क्या ज़रूरत है, या फिर क्या मतलब क्या हम ज़रूरत समझते हैं, या फिर क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये भी चीज़ चलनी चाहिए अभी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो साल भर अगर साथ बने रहते हो तो इतना तो हम प्रॉमिस कर सकते हैं तुमसे कि आ जाएगा, फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है बस वीडियो ही देख रहे हो, खुद से बनाओ। ये भी नहीं करना है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो देख के बस उठा के रेज्यूमे में डाल दिए, या फिर मेरा ही गिटहब रेपो को तुम फोर्क कर लिया, उसी को उठा के डाल दिए, दो चार कमेंट्स मार के रीडमी वीडमी चेंज करके। बेकार है, तब फिर थाना पूर्ति मत करना। अगर पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, तो अच्छा से दो, खुद से कुछ सोचो कि भाई हम एच आर टूल बना रहे, तो तुम क्या बना सकते हो, क्या तुम्हारे पास कुछ और आइडिया है। तुमको टेक्निक समझ में आ जाएगा, क्या करना है नहीं करना है, क्यों करना है, क्या क्या उसमें ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तुम जज कैसे करोगे। तो फिर खुद का दिमाग लगाओ, कुछ और डेटा सेट लाओ, क्रॉल व्रॉल करके कुछ भी, तो है ना, पर्सनल लेवल पे उसको बनाओ, इवेलुएट करो। तुमको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रोजेक्ट पार्ट में, तो फिर तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है इतना, अगर तुम डेप्थ में सोच पाओगे खुद से। तो मेहनत खुद करना पड़ेगा तुमको, परोस के तो नहीं मिल जाएगा तुमको। हम बस आ, एक माध्यम हो सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हम दे सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो हम मतलब खाना बना के खिला तो नहीं ना देंगे चम्मच से एकदम मुंह में, स्पून फीडिंग जो कहते हैं। तो वो मेहनत तो तुमको खुद से करना होगा। और आई गेस ये भी बात बोलें कि अगर तुम मतलब ये चीज़ अगर करते हो, तो आई गेस दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू वुड बी डूइंग इन 2026। मतलब अगर तुम्हारा ऐसा शौक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह लेने का, तो ये तो बेस्ट चीज़ होगा तुम्हारे लिए, खुद का बेस्ट गिफ्ट होने वाला है। अगर बने रहते हो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन से, तुम क्या कहते हैं, प्रॉपर अपना शिद्दत तुम्हारा है करने का काम, तो बन जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। एंड उसके अलावा क्या, हाँ, और इतना ही कर दो कि यार सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो बनता है यार, इतना अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो मेहनत लगता है, तो मोटिवेशन कैसे आएगा कि 3 जगह है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब सपोर्ट, मतलब लोगों को शेयर करना, तुम्हारे जो भी दोस्त यार हो, भाई बंधु हो,
जो भी हो जिसके लिए तुम अच्छा चाहते हो, कि हाँ भाई अगर उसको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, वो चाह रहा हो कि उसकी मदद हो जाए। ए, तुम ही लोग तो दूसरों को शेयर करोगे तब ना भाई। जिसको एक्चुअल में ये मदद पहुंचना चाहिए वो उसको पहुंचेगा। अब यही सोच लो है कि भाई दूसरे का मदद क्यों करे, तो भाई ना तो हम किसी से सीखते हैं। हम भी यूट्यूब पे भाई हज़ारों वीडियो देखे होंगे। बहुत पहले से, उस समय आता 2020 के समय में सबसे ओजी चैनल क्या था, कोड विथ हैरी। तो हैरी भी अगर हैरिस, वो भी सोचता कि नहीं भाई क्या करेंगे बना के, क्या करेंगे मदद करके, तो भाई बहुत लोग नहीं सीखता। हम भी बहुत सारी चीज़ वहाँ से सीखे हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ इंटरनेट पे सीखे हैं, बहुत सारे लोगों से सीखे हैं, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसी तरह तुम भी कुछ नहीं तो जिसके लिए अच्छा चाहते हो उसको बताओ, शेयर करो। दैट्स इट। और क्या, मतलब लगे रहो, डटे रहो, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। उसके अलावा तो और कुछ नहीं। आराम से मस्त पढ़ो, बिंदास। दैट वाज ऑल। और कुछ अगर क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तुम्हारा, कमेंट में बताना, उसका आंसर ज़रूर करेंगे। कुछ अगर तुमको लगता हो कि मेरा बात सही नहीं है या फिर तुम एग्री नहीं करते हो, तुम्हारे पास इस चीज़ को लेकर बेटर पर्सपेक्टिव है, तो ज़रूर बताना, और रेस्पेक्टफुली, लेकिन हाँ मतलब मर्यादा को पालन करते हुए ऑब्वियसली, कि दूसरों का भी और मेरा भी, तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, दैट्स इट। तो फिर 24 आवर्स में बताओ कि HR टूल वाला प्रोजेक्ट करना है या फिर कोई और। अगर करना है तो फिर डेटा सेट सेंड करना। कहीं भी करो, तुम हमको मेल पे कर दो या फिर लिंक्डइन पे डीएम करो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो, डेटा सेट के साथ। मतलब ऐसे ही बस मत कर देना उठा के कि ये प्रोजेक्ट कर दीजिए ना। तुम्हारे पास कुछ ग्राउंड्स होना चाहिए तभी। तो ठीक है, यहीं आज बंद करते हैं, बहुत भाषण हो गया। 2-3 दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो चलो, गुड नाइट। मस्त अब पढ़ाई वढ़ाई करो, एकदम चिल हो जाओ। अब आ रहा है बढ़िया से सीरीज़, आ रहा है पूरा एकदम ऑल, मतलब जनरेटिव एआई के लिए हम कोशिश करेंगे तुमको कहीं और जाना ही ना पड़े, इतना बढ़िया से तुमको समझाएं। चलो ठीक है, बाय।